हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा, तीसरा संख्या नंबर सवाल लगा चुके थे और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चौथा, पांचवा एंड छठवां सवाल। तो फिर अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके उसे देख आए और तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको लेसन मैसेज आता है तो आज का क्लास बहुत ही सिंपल होगा। फिर हम कल की क्लास में प्रश्नावली 1.2 के सवाल लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फिर प्रश्नावली का आपका चौथा नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्या है सुनिए, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि HCF 306 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। तो उसका एलसीएम याद करना है हमको। मानो HCF दिया है 9, हमको क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है, ठीक है। हम डरते हैं नहीं डरते, आपके स्क्रीन पर शो रहा था, ठीक है, देख लिया। अब समझिए, हमको HCF दे दिया है, हमको क्या दिया लिख लो, हमको क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, HCF किस किस का HCF दिया है, 306 57 306 कितना दिया है, 9। हमसे क्या पूछ रहा है, बोले तो ज्ञात करना है। क्या याद करना है भाई, एलसीएम याद करना है। 306 और 600, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात सोचो कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था। देखो, अगर आप पेपर में से इसका लेसन निकाल दोगे मास्टर कम नंबर देगा। क्यों, क्योंकि अगर वो बकलोल होगा तो आपको एचसीएफ देगा। चिंता नहीं, बोल सकता भाई उसका एलसीएम निकालो, तो दिमाग लगाया, ठीक है। तो हमें फार्मूला लगेगा क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी कितनी है, 657, एचसीएफ कितना है, 9, एलसीएम नहीं पता आपको। हमको किसका मान निकालना है, एलसीएम को। 9 का काम है इधर, आपने सुना होगा कि जिसका कोई काम नहीं तो उसको क्या करते हैं, बाहर ढकेल देते हैं, ठीक है। या अगर हमको आपको पीटना है तो अगर 10 लोग के बीच में हम क्या करेंगे, 10 लोग कहेंगे अब घर जाओ, उसको अकेला नहीं तो ही पीट पाएंगे ना। तो यहाँ पर मेन मुद्दा हमको एलसीएम निकालना है। तो इस इसके बीच में क्या छिपा है, गुणा। तो जब गुणा को हम इधर लाते हैं क्या होता है, भाग। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 इक्वल द एलसीएम। काटे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा बोले तो 34 इंटू 657 इक्वल द एलसीएम। एलसीएम गुणा कर दो, चलो गुणा कर लेते हैं। 657 34, 4 7 28 2 22, 4 28 2 4 5 20 2 22, हाथ में आ दो, 4 24 2 26, 3 7 21, हाथ में आ दो, 3 5 15 17, हाथ में आए 3 6 18 2 8 3 7 6 13 9 1 10 12 22 3 3 8, 22 3 3 8। इसका लेसन कितना आ गया, 22 3 3 8, मेरा क्या आ गया लेसन। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो देखिए सवाल कितना सिंपल था। तो मेन चीज हमको क्या पता होना चाहिए था, फार्मूला। फार्मूला पता है तो नैया पार है, नहीं तो नैया क्या हो जाएगी हमारी, डूब जाएगी। तो जिसको भी स्क्रीन मारना स्क्रीन मार सकता है। एंड देन इसके बाद हम पूछते हैं पांचवा सवाल। तो फिर आपका चौथा नंबर का सवाल हो गया होगा। आते हैं पांचवें नंबर के सवाल पे, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो पांचवें नंबर का सवाल क्या बोलता है आपसे, सुनिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या, बचपन से जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बताओ, इतना सिंपल सवाल है और हमको लगाना है। बताओ, कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो फिर आपने सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो हमसे सवाल में क्या कहा था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या n 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको हमारे क्या नाम है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस सवाल को सोचना बहुत बड़ा है, चलो लिखते हैं। पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, यदि 6n 0 पर समाप्त होता है। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यदि 6n 0 पर
समाप्त होता है। यदि 6n किस पर समाप्त होता है? 0 पर। यदि 6n 0 पर समाप्त होता है, ठीक है, तो वहां पर कोई डाउट हो गया था। तो यदि 6n 0 पे समाप्त होता है, यदि 6n 0 पर समाप्त होता है तो यह 10 से विभाजित होगा। सोचो सोचो, तो यह 10 से भी विभाजित होगा। सोचो, कह रहा है यदि 6n जो है 0 पे समाप्त हो जाएगा, जाके 6n जा रहा है 0 पे समाप्त हो जा रहा है, 0 के वैल्यू रखने पे n का मान, तो वो संख्या 10 से भी कटेगी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी बताओ? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। कटेगी नहीं कटेगी? होगी। तो फिर हम कह सकते हैं अगर कोई संख्या 10 से कटती है तो क्या 2 और 5 से नहीं कटती? तो वह 5 से भी विभाजित होगी। होगी कि नहीं होगी? ध्यान देना कि यदि कोई संख्या 6n 0 पे समाप्त होता है, कम डाउन कम डाउन कम डाउन, यदि कोई संख्या 6n 0 पे समाप्त होता है तो 10 से कट जा रहा है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई संख्या 10 से कटे तो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। पढ़ा ही नहीं पढ़ा? तो इसका हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 10 क्या है, 2 गुणे 5 करने पे आता ही नहीं आता है, आता ही नहीं आता है, आता है। अब लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, 6n। अगर मैं 6n को तोड़ू तो 2 गुणे 3 लिख सकता हूं। अगर मैं इसको और तोड़ू तो 2n इंटू 3n लिख सकता कि नहीं लिख सकता? 2n इंटू 3n लिख सकता कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? कोई दिक्कत है यहाँ पे? उसका लिखेंगे हम अंकगणित, अंकगणित की आधारभूत, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की, आधारभूत प्रमेय की, कोई डाउट यहाँ पे? अंकगणित के आधारभूत के प्रमेय की अद्वितीयता, अंकगणित आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार 6n के गुणनखंड, 6n के गुणनखंड केवल 2 व 3 होंगे। अब 6 को हम 2 व 3 हो गए, कन्फर्म है कि नहीं है? अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 6n 5 से विभाजित, अतः 6n 5 से विभाजित नहीं है, अतः 6n 5 से विभाजित नहीं है। तब n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए, तो n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए 6n 0 पर समाप्त, 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये मेरा पूरा क्या था, इस सवाल का प्रवचन था। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो पूछ सकता है। तो इस सवाल में कुछ नहीं डाउट था, बस खाली थ्योरी लिखना था। थ्योरी क्या था, एक बार और सुनिए कि यदि 6n 0 पे समाप्त होता है, मान लो कोई संख्या है 6n, हमने n का मान 0 रख दिया, वो 0 पे समाप्त हो जा रहा है, तो वह 10 से भी कटेगा। जिसके संख्या का अंत में 0 आए वो 10 से कटता है। अगर कोई संख्या 10 से कटेगा, 200 और 5 से भी कटेगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 6n को हम 6 को अगर तोड़ना चाहे 2 3 अच्छा 2 into 3n लिख सकते हैं, ले सकते हैं। फिर हम इसको तोड़ना चाहे 2 into 3n लिख सकते हैं, ये भी सही है। फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार 6n के गुणनखंड केवल क्या है, 2 और 3। अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो हमको केवल कितना मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा। अतः 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। अरे भाई 6n के गुणनखंड खाली 2 3 मिल रहा है, तो 5 से कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। अतः तब n के किसी प्राकृतिक मान के लिए 6n बराबर 0 पर समाप्त नहीं
होगा। इसमें किसी को डाउट होगा नहीं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। फिर हम इसके अगला भाग देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं अपना इसके नेक्स्ट सवाल जो है 6वां नंबर, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। चलिए इसमें किसी को डाउट नहीं है, तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या बोला हमसे, पहला पार्ट हमसे कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1 है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 इसका निकालना है। ठीक है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कुल में कॉमन क्या मिलेगा 13, तो अंदर क्या बचा 7 गुणे 11 प्लस 1। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं 13, 11 से 77 एक 78, 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर 78 को लिखा मैंने 13 6 78 और 6 को 2 गुणे 3, 13 2 3, आगे नहीं आ गया तो इतना लिखा हूँ और गुणे कर देता हूँ, कोई दिक्कत की परेशानी। तो मेरा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता कि नहीं लिख सकता, को मैं इस फॉर्म में लिख सकता कि नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे क्योंकि 13 2 3 व 1 दी गई संख्या के संख्या के गुणनखंड है। क्या है, दी गई संख्या के गुणनखंड है। अब देखो अगर कोई भी चीज किसी का गुणनखंड होता है कि हमने क्या पता है भाज्य संख्या में कि ऐसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और संख्याओं से भी कटे, उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो ये पर्टिकुलर 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो ऐसी संख्या जो देखा जाए 13 2 3 और 1 दी गई संख्या के गुणनखंड है। अगर कोई भी चीज का 1 2 3 4 गुणनखंड आ गया तो लिख सकते हैं अतः यह एक क्या संख्या होगी, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। कोई दिक्कत, हमने भाज्य संख्या पढ़ा है 2 से ज्यादा, यहाँ पे 2 से ज्यादा कर चुका है इसलिए। दूसरा सवाल क्या इसमें, दूसरा कह रहा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 का बताना है। ठीक है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। चलो कोई बात नहीं, कॉमन क्या मिला 5, बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 7 6 5 गया तो 1 बचा, 4 3 2 1, चलो 5 7 6 42, 42 चौका 168, 168 3 100 100 100 100 6 6 6 गुना गुना का आएगा 108, प्लस 108 आएगा गुणा करने पे, हाँ 108 आएगा। 5 गुणे 108 है 109 इंटू 1। तो आपको क्या दिख रहा है किसके गुणनखंड कितने हैं, लिखेंगे क्योंकि 5 109, अरे तो ज्यादा बात कर रहा है ना, 5 109 व 1 दी गई संख्या के दी गई संख्या के गुणनखंड है, दी गई संख्या के गुणनखंड है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। कोई डाउट, भाज्य संख्या याद कीजिए कि जो संख्या 2 से ज्यादा बार कटे उसे कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 6वां समाप्त हो गया। बस बचा एक सवाल और बचा है क्वेश्चन नंबर 7, तो फिर जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं 8वें नंबर का सवाल जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। आपका 7वां नंबर का सवाल है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? कितने समय बाद बोला है, ठीक है। कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, छोड़ो लगाते हैं। यहाँ सिंपल सा लिखते हैं, 8वें नंबर का सवाल है, पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलने का समय। क्या लिखेंगे हम? पुनः प्रारंभिक स्थिति, पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलने का समय। समझो, हमसे कह रहे दोबारा कब मिलेंगे, तो आप इस सवाल को जब भी पढ़ोगे ना ध्यान से, तो आपके दिमाग पे आएगा कि हाँ, आपको मैं पॉइंट, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि इस पॉइंट में आपको कह रहा है कि वे दोनों कब मिलेंगे। दोनों बोला है ना, जब दोनों बोला तो क्या करेगा? लेस है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? 18 और 12 का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 18 का गुणनखंड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 3 6 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। चलो 18 कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या निकालना है हमको? एलसीएम ऑफ 18 और 12 का, ठीक है। एलसीएम क्या कहता है? जिसको भगाना है भगा दो, जो बच्चा है उसको पीछे लगा दो, ठीक है। जिसको भगाना उसको भगा दो, ठीक है। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी। देखो, आई 2 को लेकर भागा, आई 3 को लेकर भागा, आई 3 और 2 देख रहे हैं तो उसके पीछे चले जाएंगे। वैसे सबको लेना है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 30। मतलब अगर देखा जाए तो 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थिति पर, 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थिति पर, पुनः प्रारंभिक स्थिति पर क्या होंगे? मिलेंगे। तो यहां मेरा होता है प्रश्नावली 1.1 खलास, और फिर कल की क्लास में हम करने वाले 1.2 के बारे में। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही, एंड प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गई। फिर कल की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 को कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, तो 2 लेक्चर होगा हमारे हिसाब से, खत्म करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें। हेलो आप इस कह रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।